what you are going to install is pip install npm, जो कि नॉट के लिए वैसे यूज़ होता है, वैसे नॉर्मल कमांड ये नॉट के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम नॉट को यूज़ नहीं करने लगे। हम एक्चुअली npm का सर्व यूज़ करेंगे, जिसको हम सर्वर कहते हैं। npm सर्व यूज़ करेंगे। क्योंकि ये सर्वर जेंगो के लिए बनाए जाते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे npm srv सर्व। शिरोज, आज से ना मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो खुद सेंड कर दिया करूँगा, बजाय इसके कि आप उन पे रिलाई करो। मैं आपको रिकॉर्डिंग खुद सेंड कर दिया करूँगा। अदरवाइज यू हैव अ प्लेटफॉर्म, मैं आपको डायरेक्ट ही लिंक सेंड कर दिया करूँगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लिंक आपको आज से मिल जाया करेगा, बल्कि मैं खुद कर दिया करूँगा। अच्छा सर ये बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे अब npm सर्व जो है ये इंस्टॉल नहीं, इसके स्पेलिंग है CRV तो नहीं थे, सर्व, यस SERV सर्व। अच्छा, ये वो कमांड्स हैं जो एक्चुअली सर्वर वाली साइट पे आपकी रन होनी होती हैं। पाइथन जेंगो हो गया, पाइथन के फ्लास्क वगैरह हो गए, ये सारी वो कमांड्स हैं जो वहाँ पे रन होती हैं। सर मेरा तो ये उसी से यानी कि हो गया पिप इंस्टॉल सर SRV से। SRV भी हो गया? जी अच्छा इंस्टॉल्ड हो गया सक्सेसफुली। चलो, SRV 1.0.0। वैसे SRV मेरे पास नहीं हुआ, तो मैंने SERV कर लिया। दोनों सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। वो आप 3.8 यूज़ कर रहे होगे ना? यस सर आपने कहा। हाँ, 3.8 पे। मेरा 3.8 करप्ट हुआ था, तो मैंने फिर 2.7 पे ही, हाँ वो इस वजह से है। ये मेरा 2.7 है, तो इस वजह से इसकी कमांड जो है तो इसी चेंज हो। ओके, अब जहाँ से हमने कल छोड़ा था इसको, प्रोफाइल के उसमें, प्रोफाइल में जाके आज हम इसकी कंप्लीट करते हैं पूरे कोर्सेज, जिसके अंदर हम बुक्स क्या ऐड करनी है, बुक्स में क्या क्या कुछ ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। इसकी सिर्फ कोर्सेज को आज हम सिर्फ कोर्सेज को लेके चलेंगे, और मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं इसको टाइमली कंप्लीट करता रहूँ साथ साथ, और जैसे जैसे वीडियो आती जाए मैं आप लोगों को साथ साथ सेंड करता रहूँ, क्योंकि संडे की इस एक क्लास के अंदर फिर हमें टाइम डिले बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिला करेगा, मैं इसको कंप्लीट करके वीडियोस अपलोड करके साथ साथ आपको सेंड कर दिया करूँगा। ये बेहतर है सर, मैं भी यही सजेस्ट कर रहा था कि 2 दिन से ज़्यादा अगर हम कर लेते सर। हाँ, मैं वही क्योंकि ना अब ये पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनना है, LMS बनना है, तो इसको तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। और अगर जिस तरह क्लासेस को हिसाब देखा जाए तो क्लासेस तो बहुत कम पड़ जाती हैं सिर्फ इसको बनाने के लिए। ये तो मैंने ये देखा कि जो मेरे पास फालतू टाइम हुआ करेगा जिसमें मैं फ्री हूँ, क्योंकि रात को मोस्टली मैं अपने काम से ऑलमोस्ट फ्री हो जाता हूँ, तो मैं इसको कंप्लीट यस करके वीडियो अपलोड करके मैं आपको साथ ही सेंड कर दिया करूँगा कि आप इसको आगे पे ट्यूटोरियल से आगे बनाते जाओ। यस सर, फिर हम सैटरडे संडे को डिस्कस कर लिया करेंगे हाँ, सर जो ऐसे प्रॉब्लम कर है। लेते हैं। हाँ, आज बस हम इसका कर लेते हैं, बाकी अगले से हम सिर्फ इसकी डिस्कशन वगैरह, जो एरर वगैरह या जो आगे नया काम होगा वो हम साथ साथ ही देख लिया करेंगे। यस सर ओके। ठीक हो गया। नाउ अब कोर्सेज के अंदर हम जो चीज़ अब कंप्लीट करते हैं वो है फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के बाद इसके टेम्पलेट्स, एंड टेम्पलेट्स में हम फिर बाकी सारी इसकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ओके, अब फैक्ट्रीज को हम पहले ऐड करते हैं, इंपोर्ट फैक्ट्री। अब जैसे यहाँ पे फैक्ट्री वो इंपोर्ट मुझे नहीं करने देता, हालांकि 3.8 के अंदर ये इजीली अवेलेबल होगी, तो मैं इसको यहाँ पे पिप इंस्टॉल फैक्ट्री कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास फैक्ट्री का वेरिएबल जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। एंड देन फ्रॉम डेट टाइम, अब यहाँ पे डेट टाइम को हम थोड़ी और तरीके से लेके जाएंगे। फ्रॉम डेट एंड टाइम से मैं इंपोर्ट करूंगा डेट एंड टाइम, एंड टाइम डेल्टा कि टाइम कितना इंक्रीज होगा, एंड देन टाइम। इसमें डेट टाइम से हमने डेट टाइम उठाया कि किस टाइम पे क्या चीज़ कहाँ से आई थी,
उसका टाइम कितना इंक्रीज हुआ था, जिस टाइम पे आनी थी उस टाइम पे आई या नहीं आई, और टाइम जब वो अराइव हुई थी, जब वो पहुंच गई थी चीज। नाउ फ्रॉम Django डॉट attribute डॉट authentication of the model, इंपोर्ट करूंगा यहाँ से यूजर्स एंड सेकंड ग्रुप, दोनों में हमने सब चीजें रखनी है, यूजर एंड ग्रुप। नाउ फ्रॉम मॉडल, अब हम मॉडल्स भी नए बनाएंगे जो कि इसके होंगे। मैं इंपोर्ट करूंगा कोर्सेस COURS ई कोर्स, इसके मॉडल में हमारे पास क्या है वैसे, सेमेस्टर है, अच्छा कोर्स का बना लेते हैं, पहले फैक्ट्रीज कंप्लीट कर लें, फैक्ट्रीज में हमें क्या क्या कुछ आएगा। सो कोर्स, सेकेंड वन इज ऐसी सेमेस्टर, थर्ड वन हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा कोर्स इवेंट, फोर्थ वन रिक्वायर्ड होगा असाइनमेंट, और फिफ्थ वन हमारे पास आएगा असाइनमेंट के साथ बुक या बुक्स, बुक्स कर देते हैं, बुक्स का बना लेंगे। ओके, सो मैं क्लास बनाऊंगा PST सेमेस्टर, फिर CT और फैक्ट्री, फैक्ट्री से चीज़ इंपोर्ट करूंगा, दैट इज फैक्ट्री, फिर सॉरी ये डॉट है, जैसे मॉडल से मॉडल इंपोर्ट करते थे इस तरह फैक्ट्री से फैक्ट्री। नाउ फैक्ट्री से FSC फैक्ट्री अंडरस्कोर फॉर, अब ये काम करेगा हमारे एक किस्म का लूप का, सेमेस्टर, नेम ऑफ द सेमेस्टर हम जेनेरिकली फॉल रखवा लेते हैं, नेम ऑफ द सेमेस्टर ये आ गया, ईयर वो खुद कैलकुलेट करेगा, सो इट कुड बी लाइक इन यूनिकोड, डेट टाइम, नाउ एंड ईयर, कि अब वो करंटली किस सेमेस्टर में है, स्टार्ट कब उसने ये सेमेस्टर स्टार्ट किया, सो इट्स गोना बी लाइक डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट माइनस, अब उसको टोटल टाइम कितना हो गया हुआ, टाइम डेल्टा, एक मंथ में डेज के साथ इसको टाइम डेल्टा निकाल लेते हैं कि उसने जो स्पेसिफिक जो चीज़ इशू करवानी है उसको टोटल टाइम कितना हो चुका हुआ है उसमें, उसकी एंड डेट या एंड सब्सक्रिप्शन कब तक आ जाएगी, सो अगेन टाइम डॉट नाउ अगेन डेट प्लस, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस होगा, अगेन सेम डेज इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास यहाँ पे बनेगी क्लास क्लास बुक बुक्स फिर CTORY फैक्ट्री, बुक्स फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं लूँगा फैक्ट्री डॉट फैक्ट्री को, अब कौन कौन सी बुक्स उसने इशू करवानी है, सो अगेन फैक्ट्री। सर फैक्ट्री बेसिकली क्या चीज़ है? फैक्ट्री एक लाइब्रेरी है जिसमें ना सारा डेटा हम एज अ डेटाबेस स्टोर करेंगे, हम पहले डेटाबेस यहाँ पे DB बनाते थे ना, अब हम फैक्ट्री बना रहे हैं, यस सर। फैक्ट्री से ये होगा इजीली एक्सेसिबल होगी हर चीज़, फैक्ट्री से ना हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल होती है, मतलब कहने का ये डेटाबेस में तो आपको जाके उसकी क्यूरीज को ढूंढना पड़ेगा, क्यूरीज से फिर बाकी सारी चीज़ें आप ढूंढोगे, फिर ये ढूंढोगे कि कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह रखी गई है या पड़ी हुई है, तो बेटर ये है कि आप फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री आउटलेट से आपको हर चीज़ मिल जाती है ना, आपको जगह जगह स्टोर्स पे नहीं जाना पड़ता, यस सर। ये सेम कह लो कि आपको लाइब्रेरी में जगह जगह नहीं घूमना पड़ेगा, आप जस्ट फैक्ट्री के पास फैक्ट्री आउटलेट पे जाओगे और वहाँ से आप सारा कुछ इजीली गेट कर लोगे। अब यहाँ पे हमें फैक्ट्री के अंदर क्या चाहिए होगा, टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल is equals to, it's gonna be like मैं टेस्ट रख देता हूँ इसका बुक का नाम अभी फिलहाल,
and AUTHOR, author, which is equals to AH and CRIPD. डिस्क्रिप्शन में हम रख देते हैं इसकी this is the book for ANG. डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं एंड दैट्स इट. इसकी लोकेशन अगर हम लोकेशन हम इसको बता देते हैं कि लाइब्रेरी में किस लोकेशन पे होगी. सो इट्स गोना बी लाइक डिपार्टमेंट. ये इसकी लोकेशन आ गई. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसकी लोकेशन है. सो नाउ अब एक हमारे पास क्लास आएगी कोर्स फैक्ट्री. ये अब हम सेमेस्टर से लिंक कर देंगे कि वो बंदा किस सेमेस्टर में होगा. CT factory underscore for which is equals to course. अब यहाँ पे हमारे पास आएगा title TITL. Title is equals to again किस सेमेस्टर में कौन सा उसने कोर्स लिया हुआ है. सो इसको ना भी लाइक एनी कर देते हैं. यहाँ पे सेक्शन उसका कौन सा है. like something like 001. नंबर ऑफ सेमेस्टर किस सेमेस्टर में 7 कर देते हैं. एंड yes, CMEST or semester is equals to. now हम इसका डेटा उठाएंगे factory dot lazy lazy attitude attribute lazy attribute lazy attribute. अब lazy attribute ये है कि जब चीज़ हम खुद से ऐड ना कर पा रहे हो तो हम lazy attribute से कहते हैं कि कोई चीज़ हमें ऐड कर दे. attribute यहाँ पे आएगा lambda a, वही वाली जो हमने जो जैसे कर लिया था. एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है सेमेस्टर फैक्ट्री. सेमेस्टर फैक्ट्री जो हमने ऊपर बनाई है. यहाँ से डेटा लैंड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक हो गया. एज अ फंक्शन इसको कॉल कर देते हैं. किस कैंपस में है. सो इट्स गोना बी लाइक हम इसका नाम अभी फिलहाल मेन कैंपस रख देते हैं. एंड लोकेशन ऑफ अ कैंपस सपोज करके रख देते हैं. और एक और क्लास बनेगी जिसमें हम सारे इवेंट्स कॉल करेंगे. EVENTS इवेंट फैक्ट्री. इसमें सारे इवेंट्स कॉल हो जाएंगे कि क्या चीज़ किस टाइम पे आ रही है और किस टाइम पे नहीं आ रही. नाउ इन इवेंट्स को कॉल करने के लिए अगेन मुझे चाहिए फैक्ट्री अंडरस्कोर फॉर विच इज इक्वल्स टू कोर्स इवेंट. अब यहाँ पे जो कोर्सेज होंगे कोर्स विच इज इक्वल्स टू ये भी फैक्ट्री से आएगा डॉट लेजी एट्रीब्यूट अब लेजी एट्रीब्यूट मुझे अगेन वही चीज़ देगा जो मेरे पास पहले थी लैम्डा ए. अब लेकिन यहाँ पे जो चीज़ चेंज होगी दैट इज कोर्स फैक्ट्री एज एन इवेंट कॉल होगा. एंड टाइटल में हम इवेंट अभी जो लेट्स सी जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो हम इसको ना भी लाइक इवेंट को हम कर देते हैं LECT और लेक्चर स्टार्ट कब होता है तो उसका आप एक टाइम डिफाइन कर दें. सुबह शायद 9 बजे जैसे होता. सो यू आर गोइंग टू से 9 एंड एंड कब होगा 2 घंटे का होता है तो इट्स गोना बी लाइक टाइम एंड आप करते हैं 11 बजे.
अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, LGORITH, एल्गोरिदम फॉर refine and refined and details and find renew details of the functions. एल्गोरिदम कौन सा लगेगा? आप इस एल्गोरिदम को खुद भी बेशक पढ़ के देख लेना. It's ReLU, RELU, ReLU. It's ये statistical का स्टैटिक एल्गोरिदम होता है. इट्स अ स्टैटिक एल्गोरिदम जिसमें हम कोई रूल डिफाइन करते हैं. सो मेरे पास यहाँ पे हम recurrence recurrence which is equals to, I'm going to define rule FEQ या FREQ कर लेते हैं. देन कहाँ पे जाएगा? वीकली. आपके सेक्शन, आपके जो लेक्चर्स हैं वीकली होते हैं. इसको डिस्ट्रीब्यूट मैं कर दूंगा बाय डे. ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाय डे से, जो कि ट्यूसडे टू थर्सडे कर लेते हैं. ट्यूसडे टू थर्सडे. आप यहाँ पे डेज अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू, यू वांट टू चेंज द डेट. आप डेज को चेंज भी कर सकते हो. मंडे टू थर्सडे करना है तो यहाँ पे MO आ जाएगा. ट्यूसडे टू थर्सडे तो ये आ जाएगा. सो दिस इज अ रिकरेंस जिसमें हम कोई रूल डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ का. इसको हम एक और वेरिएबल दे देते हैं ताकि उससे ये मैच ना करे, क्योंकि हमने रिकरेंस पहले भी बनाया हुआ है तो ये मैच ना कर जाए. ओके, बाय डे ट्यूसडे टू थर्सडे. ओके ठीक है. नाउ रिकरेंस को हमने इसके असाइन कर दिया. नाउ द मेजर पार्ट. मेजर पार्ट ये है, मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें मैं ASSIGNMENT असाइनमेंट फैक्ट्री असाइनमेंट फैक्ट्री डॉट फैक्ट्री. ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस है फैक्ट्री अंडरस्कोर फॉर विच इज इक्वल्स टू असाइनमेंट. इसमें जो भी चीज़ आएगी वो फॉर्मेट बेस होगी. फॉर्मेट बेस कैसे? जैसे कि टाइटल इज इक्वल्स टू फैक्ट्री डॉट सीक्वेंस SAQUENC सीक्वेंस लैम्डा. अब यहाँ पे वेरिएबल आके चेंज होगा. नाउ द वेरिएबल हैज बीन चेंज्ड. क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे उसको डेटा देना है. असाइनमेंट जिसको कहते हैं हम डेटा अपलोड करेंगे. जब वो अपलोड होगी तो करंटली जो उसका एड्रेस होगा दैट इज 0 और फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेटिंग होगी n के अकॉर्डिंग. जैसे भी n यानी कि असाइनमेंट जैसे भी अपने आप की फॉर्मेटिंग लेके आएगा वो आ जाएगी. नाउ डिस्क्रिप्शन DCRIPTI डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट असाइनमेंट. नाउ ये एक पार्ट वो है जिसमें आप इसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड कर सकते हो. कैसे? अच्छा, वो जूम एकदम रिकनेक्शन पे चला गया था. नो आइडिया कि एकदम कैसे गया था. खैर एनीवेज, वो शायद डेटाबेस अपलोड. आवाज भी बहुत कट के आ रही थी सर, और मैं समझ रहा था मेरा नेट सर. नहीं, नेट को इशू है. मैं नेट को आवाज तो बहुत कट के आ रही है. नेट को तो इशू कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आया हुआ है, क्योंकि पार्टिसिपेंट नेट भी बहुत आ अनस्टेबल रहा नजर आता है, यानी कि एकदम रुक के फिर आती है आपकी, यानी कि. है. 1 मिनट, इसको ना मैं सेट करता हूँ. आप क्लियर है? ये सर क्लियर है. ठीक है. सर ये असाइनमेंट फैक्ट्री से दोबारा बता दें, यहाँ से हाँ, आवाज मैं कट गई. यहीं से बताता क्लास हूँ. बनाई है. मैं यहीं से बताता हूँ.
ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा असाइनमेंट फैक्ट्री का। असाइनमेंट फैक्ट्री क्या होती है, अब आपने कोई चीज़ अपलोड करनी है ना, हम अपलोड करवाते हैं असाइनमेंट फैक्ट्री में। कोई भी असाइनमेंट होगी आपने अपलोड करनी है, ये सीक्वेंस वाइज अपलोड होगी कि डेटा जिस सीक्वेंस में अपलोड किया जा रहा है वो सीक्वेंस में यहाँ पे सेव किया जाए। डेटा सेव होगा, डेटा सेव होते होते अब जो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है वो आप बोल्ड में भी ऐड कर सकते हो। बोल्ड डिस्क्रिप्शन क्या होती है, बोल्ड में ये मतलब होता है कि आपने अगर अब उसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड रखना है तो आप बोल्ड भी वहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो करवा सकते हैं। अब टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ड होने की वजह से एक चीज़ ये हो जाएगी कि एक्चुअली में हम क्या काम कर रहे थे और क्या काम बाकी था इसमें। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ASSIGNMENT असाइनमेंट, कि असाइनमेंट का जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड में नजर आएगा। अब असाइनमेंट की कोई ड्यू डेट होगी, so it's gonna be like due date which is equals to again date time dot now and dot date। अब ये डेट ऐड अप होगी आपके टाइम डेल्टा में, जो कि आप ऐड कर सकते हो डेज के, आपने असाइनमेंट को कितने डेज देने हैं। so it's gonna be like आप एक वीक देते हो तो आप 7 डेज कर दो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस फैक्ट्री वो ये होगा क्लास फैकल्टी, FACULTY फैकल्टी, जो कि हमने कभी कोई क्लास डिज़ाइन करनी नहीं है या किसी भी और फंक्शन में अभी फ़िलहाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैकल्टी की क्लास होगी और फैकल्टी की क्लास किसी को नज़र नहीं आती। फैकल्टी इज़ ऑलवेज हैव अ लोन क्लास, उसमें हम किसी को और को ऐड नहीं करते। सो ये हम प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन से ले आएंगे, इसको हम प्रोफाइल से उठा के ले आएंगे यहाँ पे, इसका क्लास मेथड बना लेंगे और क्लास मेथड से इसको हम प्रोफाइल में डिफाइन कर देंगे। सो फैक्ट्री अंडरस्कोर फॉर विच इज इक्वल्स टू, ये यूज़र में से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हम इसको यूज़र्स में से उठा लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा यूज़र नेम विच इज़ इक्वल्स टू फैक्ट्री डॉट सीक्वेंस, अगेन लैम्डा में हम इसको भी अब चेंज रखेंगे एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा फैकल्टी जो कि डेटाबेस में से आएगी, FACULTY। सर ये लैम्डा काइंडली बता दें, लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा एम्प्टी स्टैक है, लैम्डा एम्प्टी स्टैक होता है, मतलब ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ जो भी चीज़ आप सेव करोगे वो उसी टाइम पे उसके अंदर सेव होगी। ठीक सर, ये फैकल्टी जीरो डॉट फॉर्मेट ये भी जरा काइंडली बता दें, यानी कि मैं बता देता हूँ। देखो आपके पास फैकल्टी जब भी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी तो उसका जो एड्रेस होगा स्टार्टिंग का वो 0 होगा, मतलब वो 0 अरे होगी, उसकी अरे का एड्रेस 0 होगा। फैकल्टी है, जैसे जैसे फैकल्टी अपने आप को इंक्रीज करेगी उसके जो अरे का एड्रेस है वो 0 से 1 2 या जो भी फैकल्टी का एड्रेस लिखा होगा वो फैकल्टी एड्रेस ऐड होता जाएगा, जो भी यूज़र में फैकल्टी का वेरिएबल ऐड हुआ होगा। जैसे यूज़र में फैकल्टी वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल से उसकी चीज़ों को रीड करेगा और आगे शो करता जाएगा। जब फैकल्टी पहली दफ़ा रीड होगा तो वो एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक में 0 होता है, तो वो 0 को कन्वर्ट करेगी अपने वेरिएबल में। फॉर्मेट मतलब ये कि जो फैकल्टी का जो आईडी नंबर दिया होगा, सपोज करते हैं फैकल्टी को आईडी नंबर हेक्साडेसिमल में दिया होगा, तो वो हेक्साडेसिमल में भी जो भी फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होता है। अब जैसे मैं ईमेल लिखता यानी हूँ, कि सर वो एन के अंदर बेसिकली सेव हो रहा है सारा फैकल्टी का एम्प्टी स्टैक में, लैम्डा एग्जैक्टली एन में। हाँ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा जैसे ईमेल है, ईमेल में भी फैक्ट्री डॉट सीक्वेंस अगेन लैम्डा एन अगेन फैकल्टी। नाउ अब उसकी ईमेल आएगी फैकल्टी की, तो हम FACULTY फैकल्टी अरे ऑफ 0। अब उसने ईमेल जैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि भाई आपने ईमेल कैसे लिखनी है, तो यहाँ पे हम example.com लिख देते हैं, या सपोज करें आप एग्जाम्पल नहीं तो आप यहाँ पे जीमेल की अगर आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आप रिस्ट्रिक्शन में gmail.com कर दें। example.com कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप उसको बता सकते हैं कि कोई भी ईमेल हो सकती है, यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि सिर्फ जीमेल की ईमेल होगी। इट्स गोना बी स्पेसिफिक, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक, बस ये हिंट है कि भाई आप जीमेल जैसी कोई ईमेल हो आपकी वो आ जाएगी। सो हम पूरा यस डेटाबेस यहाँ पे बनाया FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसका फर्स्ट नेम आ गया तो फैक्ट्री फैक्ट्री डॉट सीक्वेंस लैम्डा
n of that name of that person and faculty faculty उसका एड्रेस ऑफ जीरो अरे जो भी उसका नाम होगा वो आ जाए डॉट फॉर्मेट में से नाम रीड हो जाए दैट्स इट एंड लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम व्हिच इज इक्वल्स टू, या आप कोई सेव भी करवा सकते हो, लास्ट नेम में आप उसका कोई भी नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कोई भी ऐड कर देते हैं, इट्स गोना बी लाइक लास्ट नेम में हम SMITH स्मिथ ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐड कर देते हैं। नहीं शेरोज़, हम डेटाबेस नहीं बना रहे, हम एक्चुअली डेटा को उठा रहे हैं, हम डेटा को उठा रहे हैं एम्प्टी स्टैक से, जो हमारा डेटाबेस में बनेगा। फैक्ट्री खुद एक डेटाबेस है, कंप्लीट डेटाबेस फॉर पाइथन। ये फैक्ट्री इस सारी चीज़ों को उठाएगी जो फैक्ट्री में स्टोर होगा। अभी हम फैक्ट्री के जो वेरिएबल्स हैं वो सेटिंग्स में जाके ऐड करेंगे। जब हम फैक्ट्री के वेरिएबल सेटिंग्स में ऐड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो चीज़ हम अब डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ क्लास मेथड फॉर दिस वन। सो क्लास मेथड जो हमने डिफाइन करना है इंटरफेस जो होगा ना शेरोज़, वो अभी जैसे बैकएंड पे भी हमें शो हो रहा है वैसे ही इंटरफेस होगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल इंटरफेस होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। सो अब मैं यहाँ पे क्लास मेथड को ये बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ क्रिएट करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर माय फैक्ट्री मेथड। प्रिपेयर क्या करो, CLS मतलब आपका डेटा भी क्लियर है, एंड क्रिएट एक, अभी मैं बना रहा हूँ इसको पॉइंटर वेरिएबल के साथ, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल आ गया। अब मैं चीज़ क्या क्रिएट करना है, पहले यूज़र विच इज इक्वल्स टू सुपर यूज़र, उसमें सुपर यूज़र के पास कौन सा है अथॉरिटी, दैट इज फैकल्टी फैक्ट्री CLS। फैकल्टी फैक्ट्री 0 पे है और वो कहाँ से अपना डेटा उठाएगी, प्रिपेयर से डेटा उठाएगी जहाँ पे पड़ी हुई है क्रिएट और साथ पॉइंटर वेरिएबल जहाँ पे डेटा और एड्रेस दोनों सेव है। ये यूज़र आ गया। अब अगर मुझे क्रिएट करना पड़ता है इफ क्रिएट ग्रुप क्रिएटेड, यहाँ पे क्रिएट नहीं, यहाँ पे क्रिएटेड, विच इज इक्वल्स टू ग्रुप जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर, और गेट करने के बाद उसको हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या चीज़ क्रिएट की थी, नेम, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमने डेटाबेस क्रिएट किया है फैकल्टी का छोटा सा डेटा हमने क्रिएट किया। अब हमें वापस कैसे ये मिलेगा, हाउ टू गेट बैक द डेटा। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा यूजर डॉट ग्रुप GROUP ग्रुप डॉट ऐड, कहाँ पे ऐड होगा, GROUP ग्रुप में ऐड हो गया। और मैं अब यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा RETURN, रिटर्न किसको, यूजर को। ये मेरा वो काम है जो मैंने डेटाबेस से एक्सेस करवाया यूजर प्रोफाइल की कंप्लीट फैक्ट्री को। ये हमने कंप्लीट फैक्ट्री लिखी यूजर के प्रोफाइल की। अब हमें इस कोर्सेज के प्रोफाइल में मॉडल्स में जाके हमने क्या चीज क्रिएट करनी है, कोर्स इवेंट असाइनमेंट एंड बुक्स। सर ये काइंडली जो लास्ट पे कोड लिखा है ये तरह एक बार बता दें इफ में सर। ये वाला, ये देखो इसमें किया ये है हमने ऊपर, हमने ऊपर कुछ चीजें क्रिएट की, ये वाला सारा फैकल्टी का क्रिएट कर दिया। अब फैकल्टी
एक डेटाबेस से उसने अपने आप को उठाना था, फैकल्टी ने। फैकल्टी अपने आप को एक डेटाबेस से उठाएगी। अब वो डेटाबेस कहाँ पे ऐड है? वो डेटाबेस ऐड है करंटली कहीं पे भी नहीं। तो हमने एक क्लास का मेथड बना लिया। मैंने उसको ये बताया कि क्लास के मेथड में चीज़ प्रिपेयर करो, बनाओ, क्रिएट करो एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल जिसमें किस चीज़ का एड्रेस सेव होगा, यूज़र का, जो कि सुपर यूज़र है। सुपर यूज़र में कौन है? फैकल्टी का। फैकल्टी को बताओ कि जो भी डेटाबेस क्रिएट हुआ था फैकल्टी के लिए, उसमें एक एड्रेस पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। अगर तो वो डेटा क्रिएटेड था ग्रुप में, तो ग्रुप्स के सारा डेटा उठा लो और फैकल्टी को असाइन कर दो। और यूजर जो भी था इस ग्रुप का, उसको भी ये बता दो कि फैकल्टी आपके ग्रुप में ऐड हो चुकी है, और रिटर्न कर दो यूजर को जो फैकल्टी मेंबर उसमें ऐड हुआ। इट मींस कि जो एडमिन इस टाइम पे उसको देख रहा होगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि फैकल्टी भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपके इसमें मॉडल में एक ऐड होना है। लेकिन ये मॉडल में डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ये डेटाबेस के थ्रू ऐड होगा। सर पॉइंटर वेरिएबल में क्यों स्टोर करते हैं हम हमेशा? पॉइंटर में ना हम एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर पॉइंट्स टू एड्रेस टू नेक्स्ट अरे। असल में ना हम पहले, आज से ना तकरीबन साल सवा साल पहले ना, इसके अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। डेटाबेसेस ने क्या किया, अपने आप को पोस्ट कीज और जो माई सीक्वल के जितने भी डेटाबेसेस के जो लिंक थे, उन्होंने ना पाइथन से अपनी सपोर्ट ख़त्म कर ली थी लास्ट ईयर। तो हम लोगों को ना डेटाबेस बनाना पड़ता था। तो पाइथन वालों ने क्या किया, उन्होंने ना, अगर मैं यहाँ पे इसका ये एड्रेस हटा देता हूँ ना, मैं इसका ये एड्रेस अगर यहाँ से हटा देता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये डेटा तो बन जाएगा लेकिन ये डेटाबेस में नहीं जाएगा। ये डेटा बन गया है लेकिन ये डेटाबेस में जाके एक्सेस नहीं होगा। फैकल्टी कभी भी फैकल्टी को नहीं पता लगेगा कि उसने जाना कहाँ है। तो पाइथन वालों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हम लोग सारी लैंग्वेजेस में ना सिंगल पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते थे, FPTR PTR, और ये सी के अंदर भी या जावा के अंदर भी हम सिंगल पॉइंटर को यूज़ करते थे। पाइथन डेवलपमेंट ने उन्होंने डबल पॉइंटर वेरिएबल्स डिज़ाइन करवा दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सिंगल पॉइंटर्स को तो नहीं हम जानते, हम डबल पॉइंटर्स को यूटिलाइज करके हम इसमें काम करेंगे। सो डबल पॉइंटर्स को यूटिलाइज करके उन्होंने जो काम स्टार्ट किया, उसके अंदर फिर ऐसे ऐसे उन्होंने डेटाबेसेस को रेफर किया हुआ कि हम भी उससे डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम ये चीज़ नहीं क्रिएट करते तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे जो डेटा हम जो गेट कर रहे होते हैं वो 0 0 ही रहेगा जब वो डेटाबेस में सेव होगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग सेव होगा, जैसे ही आप अपने से मॉड्यूल से बाहर आए, डेटा 0 0 हो जाएगा। सो इस वजह से हमें इसको ऐड करना सर ये पड़ता है। यूजर में फैकल्टी फैक्ट्री खाली क्यों सर रखी है, यानी कि ऊपर वाली भी क्यों नहीं रखी सर? बाकी नहीं नहीं ये सुपर है इसलिए? नहीं, ये देखो, ये तो असाइनमेंट है ना, ये तो असाइनमेंट है, ये तो स्टूडेंट के पास भी होंगी। ये इवेंट है जो स्टूडेंट को भी नजर आएंगे। जी ये कोर्स फैक्ट्री है जो स्टूडेंट को भी नजर आनी है। ये बुक है जो लाइब्रेरी को भी नजर आएगी। ये सेमेस्टर है जो स्टूडेंट्स के हैं। टीचर का क्या काम होता है? टीचर ने तो, अगर टीचर के पास सेमेस्टर हर बच्चे का शो होना शुरू हो जाए, हर बच्चे का अलग-अलग सेमेस्टर शो होना शुरू हो जाए, टीचर तो पागल हो जाएगा। तो टीचर को कैसे शो होता है? एक क्लास बनती है टीचर की, उसके अंदर एक बैच बनता है, बैच के नीचे सारे सेमेस्टर शो हो रहे होते हैं कि भाई ये सेमेस्टर है, तो वो एक स्पेसिफिक सेमेस्टर को सिलेक्ट करता है वहाँ से। जैसे लेट मी शो यू कि ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। ये मैं एक्चुअली इसी के थ्रू ही, इसी के ऊपर ही इसको एक्चुअली लेके चल रहा हूँ। जैसे मेरे पास सेमेस्टर शो होते थे 2015 वाला बैच के, हाँ अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं। मेरे पास ना इनके सेमेस्टर के इसका रिजल्ट आ रहा होगा LMS में। ये रिसेंटली ना लोग ग्रेजुएट हुए हैं, तो मैं अगर किसी चीज़, किसी बंदे का रिजल्ट निकालना होता था ना, तो मैं बजाय उसके हर चीज़ में जाऊँ, तो मेरे पास ये देखो, ये सेमेस्टर ऐसे शो हो रहे होते हैं। ईच एंड एवरी सेमेस्टर जो है वो ऐसे शो हो रहा होगा। अब मुझे इसकी कोई भी चीज़ चाहिए, इसकी रिजल्ट शीट चाहिए, इसकी रिजल्ट शीट चाहिए, इसमें से रिजल्ट शीट चाहिए, तो ये एनालिटिक रिपोर्ट चाहिए, तो मैं इनमें से किसी एक सेमेस्टर को क्लिक करूंगा, मैं बजाय इसके कि मैं पूरा हर बच्चे का अलग-अलग देखूं। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ना मेरे पास लिस्ट ऑफ आ जाएगी, सेक्शन अटेंडेंस प्रिंट। एक मिनट, क्रॉस टाइम असेसमेंट में किधर मैंने अपलोड किया हुआ था, सब्जेक्ट सेक्शन, इसमें शायद है नहीं, इसमें भी नहीं है।
यार ये बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, रिपोर्ट्स में शायद जाके होगा। हाँ यहाँ पे मेरे पास शायद सेमेस्टर आ रहे होंगे। हाँ ये देखो, जैसे ये सेमेस्टर आ रहे हैं ना, 7 सेमेस्टर है। अब जैसे मेरे पास ये 7 सेमेस्टर थे उस टाइम पे, अगर मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक स्पेसिफिक बच्चे का नाम आ जाएगा कि अब मैं इन स्पेसिफिक बच्चों की पीओ ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो अप करवा सकता हूँ, या मैं कंप्लीट सेमेस्टर में जाके नए लोगों की सर्च कर सकता हूँ क्यूरीज को। अब या तो अब ये मेरे पास सारे वो बच्चे आ रहे हैं, अब मैं इसमें से अगर फाइंड आउट करना चाहूँ कि भाई मैंने किस बच्चे को देखना है, तो मैं तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 उनके रोल नंबर से तो आ रहा है, बैच भी आ रहा है। अब मुझे एक स्पेसिफिक बच्चा चाहिए जिसका नाम भी कुछ और है, और वो नाम भी सेम है 3 4 बच्चों के, और वो अब ये 160 पेजेस की वो पूरी लिस्ट है। मैं अगर फाइंड करना चाहूंगा तो मैं तो इसमें से देखते ही रह जाऊंगा सिर्फ कि क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो काम हम यहाँ पे सिर्फ ये कर रहे हैं कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। उस एड्रेसिंग से ये होगा कि जो भी चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होगी, वेन एवर आई नीड समथिंग फॉर मी, मैं डायरेक्ट उस पर जाके वो चीज़ को निकाल लूँगा। जैसे जैसे मुझे किसी का एक मैनुअल ग्रेड लगाना है, मैं यहाँ से उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका सेमेस्टर, जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं इन्होंने, यहाँ पे 2015 का सेमेस्टर आ जाएगा, ये ग्रेजुएट हो गया। ये वाला बच्चे लोग 7 बैचेस ग्रेजुएट हो गए। अच्छा, क्योंकि अब इसकी मैनुअल ग्रेडिंग भी चली गई है। चेंज ग्रेड में ऑप्शन आती है, ठीक है, ये फॉल में आ गया। नहीं, वो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। नहीं, आगे 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 सी सेक्शन, नहीं, नो स्टूडेंट विद आई ग्रेड, आई ग्रेड नहीं चाहिए। अच्छा, ये वो चीज़ होती है जब आप एक टीचर पोर्टल के अंदर हम किसी भी चीज़ को मैनुअली या किसी भी थिंग्स को हम चेंज करते हैं, हम बारी बारी जाके चेंज करने की बजाय हम पूरे पूरे सेमेस्टर को चेंज करते हैं। अब जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज़ को अलग अलग जाके सिलेक्ट करो, फिर सर्च करो और ये करो। यार यहाँ पे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं तो ये जो हो जाएंगे रजिस्टर्ड फॉल में, तो ये एक नई शीट नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो इसी चीज़ को देखते हुए कि जो यहाँ पर डिफ़िकल्टी थी उनके ऑर्डर सिस्टम में, वो यहाँ पे ना आए, तो हम फैकल्टी को एक्सेस ही अलग दे देते हैं डेटाबेस के अंदर कि वो खुद अपनी मर्जी से फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स है वो उसको अपडेट करती है, बजाय इसके कि वो एक एक बच्चे का सिलेक्ट करे, वो कंप्लीट पूरी पूरी डेटाबेस को सिलेक्ट कर ले। इसका काम यहाँ पे ये था। ओके सर, ये फिर यूजर डॉट ग्रुप डॉट ऐड ग्रुप, सर ये इसका क्या काम था बोला? हम यूजर है ना, देखो यूजर फैकल्टी भी तो एक यूजर ही है ना, कंप्लीट डेटाबेस को यूज करने के लिए फैकल्टी भी एक यूजर है। यस सर। हमने उसका नेम उठाना है कि कौन सी फैकल्टी ने कहाँ पे चेंज किया। अब जाहिर सी बात है एडमिन को ये तो पता होना चाहिए ना कि किस फैकल्टी ने ये वाला रिजल्ट चेंज किया था। हम इस वजह से वो सुपर यूजर को ये बता रहे हैं कि फैकल्टी का ये फलां बंदा आया था, उसका आईपी और इसका एड्रेस ये था, जिसने इनका जो डेटा है वो चेंज किया था। यूजर को ये बता रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं इसके मॉडल्स में। अब मॉडल्स में है एंड डेट टाइम चेन, टाइनी माइस को हम शायद चेंज कर लेंगे क्योंकि टाइनी माइस जो है ये ख़त्म हो रहा है, मतलब कुछ अर्से बाद इन्होंने टाइनी माइस को ख़त्म कर देना है। अच्छा, क्लास मेथड हमने ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया था, इवेंट आ गए थे, इवेंट में कोर्सेज क्लास मेथड। अच्छा, हमने एक्टिव सेव तक कंप्लीट इसको कर लिया था कि ये जिस डेट तक ये एक्टिव था वो सेव हो जाएगा क्लास मेथड में। अच्छा, टुडे तक ये सेव हो गया। अच्छा, सेव करने के लिए मैं डिफाइन बना लेता हूँ सेव। सेव हमने क्या करना है, इसी डेटा को जो भी आया था, अब यहाँ पे जो डेटा हम सेव करने जा रहे हैं, नाउ दिस इज ये कह लें कि अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम सिंगल पॉइंटर में पहले काम करते थे, सिंगल पॉइंटर और इस पॉइंटर का एड्रेस जो होगा, इस सिंगल पॉइंटिंग का जो एड्रेस होगा वो डबल पॉइंटर में सेव करेंगे। अब क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि हम दो डेटाबेस कट रही है सर। नहीं, अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। कट रही है सर। अब सही है, क्योंकि अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है। यस सर, आवाज अब आपकी ठीक है, लेकिन बीच बीच में बीच बीच में कट रही है।
चलो मैं इसको डायरेक्ट, क्या मैंने तो डायरेक्ट तार लगाई हुई है ना इंटरनेट की, वाईफाई का तो चक्कर ही मैंने ख़त्म कर दिया है। ओके, अब डेटा पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ वेरिएबल, अब मैं सेव करूंगा क्योंकि ये मैंने फंक्शन ओवरराइड करने जा रहा हूँ। अब ये मैंने फंक्शन ओवरराइड किया है, पहले से एक फंक्शन पाइथन का बना हुआ है ये वाला, अब मैं इस फंक्शन को ओवरराइड करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय माय रिक्वायरमेंट्स। सो इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट फंक्शन ग्रेटर होता है सेल्फ डॉट एंड से, मतलब कहने का कि अगर जब डेटा सेव होने जाएगा, अगर डेटा में चेंज आया तो डेफिनेटली उसका जो साइज होगा वो ग्रेटर हो जाएगा या स्मॉलर हो जाएगा। तो रेज करो एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन रेंज करवाऊंगा। कुछ भी होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एरर को जनरेट करवाऊंगा जो कि ये एड्रेस करेगा या इसको ऐसे कर लें कि डेट चेंज एक्टिव, अगर तो ठीक है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मस्ट चेंज एनीथिंग, मस्ट चेंज, आप कोई भी चीज़ जो है यू हैव टू चेंज इट। अगर तो वो चेंज होती है ऑलरेडी तो रिटर्न कर दो सुपर सेमेस्टर सेल्फ, जिसमें जो डेटा था उसको सेव कर दो। सेव किस में करना है, वही सिंगल और डबल पॉइंटर में, सिंगल पॉइंटर कॉमा डबल पॉइंटर, डेटा सेव हो गया। अच्छा शिरोज, सिंगल पॉइंटर में सर। जनाब आपकी आवाज़ मुझे कट कट के आई थी। अच्छा एक मिनट, मुझे जहाँ तक लगा आप ये पूछ रहे हो कि हम सिंगल पॉइंटर में क्यों सेव कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, एक मिनट इसमें देखें, एक तो इनने यहाँ से ना एंटन ख़त्म कर दिए हैं मुझे। अच्छा ये सपोज करो एक डेटा था बैकएंड पे डेटाबेस के, ये डेटा रैंडमली बना, ठीक है। इसमें जैसे आ रहा है पैरामीटर आर्गुमेंट्स, इसमें गए थे कोर्स मॉडल्स सेमेस्टर डॉट सेव, ये इसमें गया, ठीक है। अब इसका एड्रेस जो था, इस चीज़ का जो एड्रेस है जो LC से जो हमें मिल रहा है, LC LMS 0000 से, यानी कि LMS 00, जो के पार्ट किसका है, अभी यहाँ पे ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट इधर का है LMS 00। ऐसे ही जहाँ पे सेटिंग्स पड़ी हुई हैं ये मेजर है, ये मेजर में जाके अपना डेटाबेस स्टोर करेगा, ये डेटाबेस स्टोर करेगा जो इसमें पड़ा हुआ था, इसको डबल कंफर्म करेगा जो डेटा इसमें आ रहा था, इसमें जो डेटा आ रहा था वो इसको डबल कंफर्म करके सेव कर देगा, क्योंकि रन टाइम के बाद ये वाला डेटा उड़ जाएगा, इसमें परमानेंटली रहेगा डेटा। क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट पता है हीप मेमोरी का? सर किसका? हीप मेमोरी नो सर। रेडिक्स REDIX रेडिक्स मेमोरी, नो सर। इसका भी नहीं पता। अच्छा ये ना एक्चुअली डेटाबेस की कैटेगरी में ना स्टैक हो गया, हीप मेमोरी इन पाइथन, हीप मेमोरी बनती है, ये देखो, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन इन्वॉल्व्स अ प्राइवेट हीप कंटेन्स ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड data structures. The management of this private heap is ensured internally by Python memory manager. ये ऑटोमेटिकली ना जो मेमोरी होती है ये इसको अपने पास डेटा स्टोर करता रहता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम हर चीज़ जो है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से स्टोर कर रहे होते हैं। तो स्टैक का काम होता है उसी टाइम पे स्टोर कर देना, हीप का काम होता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उसके एड्रेसेस को अपने पास स्टोर रखना। जो रेडिक्स मेमोरी होती है ना पाइथन में, रेडिक्स मेमोरी डेटा को साथ ही डिलीट कर देती है। रेडिक्स मेमोरी जैसे ही ऑन होगी वो डेटा डिलीट करके अगले में सेव कर देती है। इट्स गोना बी लाइक अ सॉर्टिंग ऑफ एन अरे। इसमें डेटा स्टोर होता है,
अपडेट होता है साथ ही डिलीट हो जाता है, इसमें और कोई काम ही नहीं होता। ये इस तरह एक्चुअली काम करता है। बस ये इन मेमोरी डेटाबेस विद परसिस्टेंस, क्यूरी गई, अपडेट हुआ, लॉग हुआ, मेन मेमोरी में स्टोर हुआ, वापस हो गया डेटा। जो हमारे पास ये वाला है ये हीप की तरह काम करता है। इट्स गोना बी लाइक अ हीप मेमोरीज, बोथ ऑफ देम। ओके सर। हम इसको रेडिक्स में भी बना सकते हैं, लेकिन रेडिक्स मेमोरी में पता है नुकसान हम क्या उठाएंगे। सपोज करो कि आपने अपने डेटाबेस चेंज करना है। जब आप डेटाबेस चेंज करने लगोगे ना, वो आपको एक दफ़ा अलाउ कर देगा, दूसरी दफ़ा अलाउ करेगा, तीसरी दफ़ा आपको कहेगा आप यूज़र ही नहीं हो इस जगह के, आप क्यों डेटाबेस, आपको एक्सेस ही नहीं है कि आप डेटाबेस चेंज कर। इसी वजह से ये जो फंक्शन था इसको ओवरराइड किया था इसके ओरिजिनल फंक्शन से। जो पाइथन का ओरिजिनल फंक्शन लिखा जाता है इस फंक्शन से इसको ओवरराइड करवाया था। उसकी रीज़न ही ये थी कि हम लोगों को यहाँ पे हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग फंक्शन चाहिए। अब जैसे एक और फंक्शन हम ओवरराइड करते हैं, अभी आपकी इस बात से एक और चीज़ याद आ गई, मैं एक फंक्शन एक और ओवरराइड करवा देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी, ये बिल्ट इन एक वो कह सकते हो कि मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो कि आप कहते हो कि भाई इन फ्यूचर आपने कोई चीज़ चेंज करनी, जैसे हम बात कर रहा था कि आपको वो एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आप बार बार चेंज करते हो, तो इस फ्यूचर यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं whenever you need to change, कभी भी कुछ भी किसी टाइम पे भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सेमेस्टर सेमेस्टर इज इक्वल्स टू जाएगा सेमेस्टर के वेरिएबल के पास, और उससे जाके हम सारे ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे, JECTS ऑब्जेक्ट्स, इसको फिल्टर करेंगे। अच्छा, हीप में फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद ये एड्रेस जाएगा start start अंडरस्कोर गेट मेथड के पास, विच इज इक्वल्स टू होगा सेल्फ डॉट, जो भी चीज़ हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एंड कर जाएगा। ठीक हो गया। और इसको सॉर्ट कर दो पूरे डेटाबेस को, ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, कि जिस डेट से इसको बनाया गया था। सो मैं इसको ऑर्डर्ड बाय सॉर्ट कर देता हूँ स्टार्ट से। अच्छा, अब अगर मेरे पास मैं अब लैम्डा लेने की बजाय ना, मैं इसके फंक्शन को कॉल करता हूँ लेंथ ऑफ दैट सेमेस्टर। सेमेस्टर्स की जो लेंथ है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन तो 0 होगी, तभी से तो वो रजिस्टर्ड है स्टूडेंट। अगर सेमेस्टर की ग्रेटर देन है तो वो ये रिटर्न कर दो कि वो कौन से सेमेस्टर का बच्चा है, सेमेस्टर्स, और किस सेमेस्टर में है। अभी फिलहाल जब वो उसका पता लगेगा कौन से सेमेस्टर में है तो इसको 0 को ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो वो उसका स्टूडेंट नहीं है तो एल्स में जाके रेस में चीज शो कर दो सेमेस्टर डॉट डज नॉट exist। अगर तो वो स्टूडेंट ही नहीं है तो ये हमारे पास अपीयर हो जाएगा डज नॉट एक्सिस्ट का फंक्शन, कि वो वहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, सपोज करो कि वो रजिस्टर्ड है लेकिन ये अगेन वो शो हो गया, ये सेम मैसेज अगेन शो हो गया, लेकिन स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। अगर तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है तो उससे कहते हैं कि यूनिकोड अपने डिफाइन करे, हम उसमें उसका रिटर्न कर देंगे कि वो कौन कौन से सेमेस्टर में था, कब था, और उसने अपने आप को कब रजिस्टर्ड करवाया। उसमें उसका सेल्फ डॉट नेम आ गया, एंड उसने कब रजिस्टर्ड करवाया तो सेल्फ डॉट ईयर आ गया, कि उसने अपने आप को कब रजिस्टर्ड किया था या वो कब रजिस्टर्ड हुआ था इस सेमेस्टर में, स्पेसिफिक सेमेस्टर में वो कब रजिस्टर्ड हुआ था। सर यूनिकोड में क्या मतलब है, यानी कि हसन यूनिकोड में ये होता है जैसे आप लोगों के आईडीज नहीं बनते, जैसे
ये वाले आईडीज होते हैं जस्ट लाइक इससे होता है ना एसपी, जैसे मेरा था आईडी ये सर SP17 BSE 030। हाँ ऐसे ये वाले जो आईडीज होते हैं ये आईडीज यूनिकोड में ये आते हैं। यूनिकोड्स होते हैं सर। हाँ ये यूनिकोड्स होते हैं, ये ठीक। यूनिकोड्स में आते हैं। इसको आप सिंपल वर्ड्स में ना हम इनको वैसे तो मैथमेटिक्स में हेक्सा नंबर्स कहते हैं ना, लेकिन इसको मशीन इसको पढ़ेगी यूनिकोड्स के अंदर ही। जैसे आपके जो आईडी कार्ड्स होते हैं उन पे RFID नंबर लिखे होते हैं। सॉरी सर, क्या कहा आपने? RFID नंबर आपके आईडी कार्ड्स पे लिखे होते हैं। मेरे पास आईडी कार्ड उसमें क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी के जो कार्ड्स होते हैं। ये सर उसके ऊपर लिखे होते हैं सर नंबर। वो जो बार कोड के नीचे नहीं लिखे सर होते यानी सर SP17 BSE 030। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक होता है बार कोड के नीचे ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। नो सर, मैंने वैसे नहीं देखा, शायद लिखे हो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यूनिकोड्स उनको रीड करता है स्पेशली यूनिवर्सिटी। ये वाला मिशिगन बारकोड्स, बारकोड आईडी। ये लाइंस के नीचे जो शेडोज जैसे बारकोड्स होते हैं ना, जैसे ये लिखे होते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ना ये बारकोड्स होते हैं। इन बारकोड के नीचे ना ये एक स्पेसिफिक आईडी लिखी होती है। ये आईडी जो होती है एक्चुअली पीछे रजिस्टर्ड होती है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या कुछ भी होता है, एक आपका यूनिवर्सिटी आईडी होता है, वो यूनिवर्सिटी आईडी एक अलग चीज़ होती है, एक ये बार आईडी होता है। एक तो ये बार कोड के नीचे आईडी लिखा होता है, नहीं, एक ये वाला ऊपर आईडी होता है जिसके थ्रू हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये पर्सन जो है वो किस RFID से रजिस्टर्ड है। सो इसको कहते हैं RFID रजिस्ट्रेशन। ये एक वो चीज़ है जिससे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने आप को ऊपर और नीचे लेके आती हैं। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने RFIDs निकाल दी हुई हैं। पहले यूनिवर्सिटी पूछती नहीं थी कि RFID होती क्या है। खैर एनीवेज, सर ये रिटर्न में सेट डॉट नेम और ईयर तो समझ लगती है सर, ये इससे पहले क्या लिखा है सर? ये SS चीज सर स्ट्रिंग्स है ना। देखो आपका नेम भी किसी स्ट्रिंग में ही आएगा यस सर। और ईयर भी किसी स्ट्रिंग में ही आएगा। ये जी स्ट्रिंग्स हैं, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये वाली, ये शो करेगी कि डेटाबेस में वो चीज़ थी या नहीं थी। अगर थी तो उसमें से ये रिटर्न कर दो, अगर नहीं थी, अगर तो ये डेटाबेस में चीज़ नहीं है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फंक्शन आगे जाएगा ही नहीं, फंक्शन डिस्ट्रॉय होके टोटली यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका भी फंक्शन अगर खत्म ना भी हो तो उसका भी क्लास मेथड बना सकते हैं, लेकिन वो क्लास मेथड जो हमें ना अच्छा खासा भारी पड़ सकता है। क्लास मेथड अगर हम उसको बना भी देते हैं, क्योंकि अगर वो क्लास मेथड अगर बना देते हैं ना तो यहाँ पे जैसे ये अभी बाद में क्लास मेथड एक बना लेते हैं। मैं पहले क्लास एक बना लेता हूँ। तो हमारे पास अब क्लास बनेगी दैट इज़ फॉर कोर्स की मॉडल स्टार्ट, मॉडल में आ गया। अच्छा अब ये हमने देखना है कि ये यहाँ पे अगर इनिशियलाइज हुई है तो ये हमारे फैक्ट्रीज में काउंट हो गई है। यस फैक्ट्रीज में काउंट हो गई है। ओके नाउ कोर्सेज में हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, TID title which is equals to models dot character field और इसमें max underscore length और 100 section equals to again models dot character field max underscore length which is equals to 50 character number is equals to semester number आ जाएगा या सॉरी कोर्स नंबर आ जाएगा। तो models dot
वेक्टर फील्ड max length 10 description is equals to model. अच्छा description इसको चेंज करते हैं सिर्फ, इसको मॉडल्स में से देने की बजाय इसको हम देते हैं टाइनी माइस मॉडल से, कि ये आएगी HTML फील्ड में। इसको ऐसे करके देखते हैं, रीड हो गया तो सही है, नहीं तो दोबारा मॉडल के अंदर ही ले जाएंगे। CMEEST सेमेस्टर हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं मॉडल्स के किस सेमेस्टर में है, तो ये फॉरेन की से रजिस्टर्ड हो जाएगा एंड सेमेस्टर के वेरिएबल्स में से इसको पिक कर लेंगे, सेमेस्टर की क्लास में से आगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम चीज़ चेंज करने लगे हैं, जो किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होता, वो ये है, कोर्स में फैकल्टी को यहीं पर रजिस्टर्ड कर देते हैं, FACULTY फैकल्टी मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से फैकल्टी के सिर्फ फंक्शन को उड़ा देंगे। सो यूजर से फैकल्टी की आईडी गेट कर लो, रिलेटेड नेम्स डेटाबेस उठाओ जाके FACUL डेटाबेस उठाओ जाके FACULTY फैकल्टी का। अच्छा, फैकल्टी में हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं टीचिंग SSISTANT असिस्टेंट which is equals to models dot again many to many field। टीचर असिस्टेंट आएगा, टीचर असिस्टेंट उठेगा कहाँ से, यूजर्स में से, हालांकि अभी हमने कोई टीचर असिस्टेंट जो है वो नहीं बनाया हुआ। अगेन यहाँ से रिलेटेड नेम्स में से स्कोर, और यहाँ पे आ जाएगा TACHER टीचर ASSISTANT असिस्टेंट। नाउ लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं, मेंबर लाइब्रेरी। अब यहाँ पे लाइब्रेरी के मेंबर्स को ऐड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ मेंबर which is equals to models dot many to many field। अगेन यूजर अगर तो वो था उसमें रिलेटेड नेम्स में से आ जाएगा, और रिलेटेड नेम्स में से हम डेटाबेस उठा लेंगे मेंबर का, अगर तो वो लाइब्रेरी का ऑलरेडी मेंबर है तो, और अगर मेंबर है तो उसकी प्राइवेट प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी। तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन में मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, क्योंकि उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सो डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, कि हम उसको रीडेबल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस यूजर ना रीड करवाए, तो ब्लैंक BLANK ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू, वो हमें वहाँ पे ब्लैंक में ही नजर आ रहा होगा। अच्छा, क्रेडिट कितने हैं, बस CREDIT क्रेडिट्स which is equals to models dot। अच्छा, ये एक इशू है कि इसको क्रेडिट्स किस में लेके जाना है, स्पेसिफिकली 3 क्रेडिट्स होते हैं, तो इट्स गोना बी लाइक इन डेसिमल फील्ड। मैक्सिमम डिजिट लेंथ हम दे देते हैं 3 के डेसिमल प्लेसेस में 9.9 होता है इसका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। अच्छा ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ आएगी, डेसिमल प्लेसेस 1 कर देते हैं कि वो एक स्पेस से ज़्यादा नहीं आ सकता। सो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ जाएगा कि उसके बाद टोटल मैक्सिमम कितने क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज़ 3। वैसे 5 भी होते हैं, PhD के 4 भी होते हैं, लेकिन हम 3.0 ही रखते हैं। ठीक है सर, वही ना, स्पेसिफिकली मिनिमम तो हमारे पास 3 होते हैं ना, 4 तो उसके होते हैं ना जिसकी एक लैब भी होती है,
तो 1 क्रेडिट आवर तो लैब का ऐड हुआ होता है। अच्छा राइट्स हो गए। अब एक स्पेसिफिकली वो किस कैंपस में है, कैंपस इज इक्वल्स टू मॉडल स्टार्ट करेक्टर फील्ड। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा अब ये डेटाबेस किस तरह एक्सेस होगा, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम देते हैं चॉइसेस, वेरिएबल में से उठाते हैं गेट एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट क्या करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, जो हमने सेटिंग्स के वेरिएबल बनाया था उस सेटिंग्स में से जाके वो उठाएगा कैंपसेस सारे। उन कैंपसेस के अंदर से जो हमने क्या वहां पे कैंपस डिफाइन किया था, मेन कैंपस डिफाइन किया था। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन मेन कैंपस हमने डिफाइन किया था, या मेन नहीं, इसको हम कैपिटल में कर देते हैं, मेन कैंपस। ओके या इसको हमने रीइनिशियलाइज भी करवा सकते हैं हम इसको। इसको ये डिफाइन हो जाए सही से, ठीक है। अच्छा हमने एक और वेरिएबल इसमें क्या दिया था फैक्ट्रीज में, location. So it's gonna be like location, which is equals to models dot character field अच्छा यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे पीछे ना ऐड नहीं की थी कोड्स के अंदर फैक्ट्रीज के, तो उनको ऐड करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे जैसे सेक्शन है, नंबर है, और ये चीज़ें बस थी। अब जैसे हमने क्रेडिटर्स ऐड किए हैं, प्राइवेट और मेंबर्स ऐड किए हैं, फैकल्टी ऐड किया, टीचर असिस्टेंट ऐड किए हैं, वो यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर ऐड किया है क्योंकि ये हम डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस करवाएंगे, सो हमें ये उसको बैक पे फैक्ट्रीज को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बुक को आप हमेशा जब भी सर्च करते हो तो फुल टाइटल से सर्च करते हो? फुल टाइटल? यस सर, टाइटल से, आईएसबीएन नंबर से सर। अगर आईएसबीएन नंबर ना पता हो तो फिर तो आप फुल टाइटल ही करोगे ना? यस सर, टाइटल ही करेंगे। टाइटल ही सही है, टाइटल से ही लेके जाते हैं इसको। तो रिटर्न करो अगर हमें टाइटल मिलता है तो, जो भी टाइटल हमें मिलता है इससे रिगार्डिंग इसको फाइंड आउट करो अरे में से, और उस बुक को ये बताओ कि बुक जो है वो एक्चुअली किस रैंक में है। अच्छा अगर बुक मिलती है, पहला अगर हमें बुक मिलती है तो किस रैंक में से मिलेगी, वो उस रैंक का नंबर क्या है वो, डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट नंबर, नंबर नहीं नंबर, एंड किस सेक्शन में थी, SECTION section of that book, and self dot title, टाइटल कि किस टाइटल के नाम से वो बुक है। अच्छा दूसरा आपने कहा कि उसका जो ISBN नंबर होता है, ओके सो वो अगेन हम यूनिकोड्स में डिफाइन कर देते हैं ISBN नंबर। तो रिटर्न करो उसका ISBN नंबर इन स्ट्रिंग में चला जाएगा और रिटर्न आ गया सेल्फ डॉट टाइटल के अगेंस्ट उसका ISBN नंबर भी रिटर्न हो गया। हमने दोनों से काम कर लिया इसमें, ISBN नंबर से भी ले लिया और नेम भी हो सकता है सर, किसे, ऑथर नेम से भी सर, के यानी कि जिसने लिखी है या हाँ एडिशन से। इसको ऑथर नेम से ले लो। अब ऑथर नेम भी हमारा उसी में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग में ये आ गया। एंड इसमें सेल्फ डॉट नेम
एट्रीब्यूट नेम, ये लो ऑथर नेम से भी सर्च कर सकते हो। सर्च करने का तो हम नहीं एडिशन, लेकिन एडिशन में हम फिर वो डायरेक्ट, अब ये देखो ना, अगर एडिशन ही लिखना है, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं ना जो अलग अलग सर्च हो जाएंगी। अगर आप कह रहे हो ना कि सारी चीज़ें हमने इकट्ठी लिखनी है, यस सर, ठीक है, इकट्ठे का ये काम कर लेते हैं। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि सारी चीज़ें इकट्ठी ही निकल आएँ, तो हम एक काम करते हैं कि क्लास एक बनाते हैं जिसका नाम ही हम एडमिन रख देते हैं। यहाँ पे ADMIN एडमिन, यहीं पे क्लास एक बनाई, उसका नाम एडमिन रख देते हैं। इस एडमिन को ये बता देते हैं कि कोई भी क्यूरी आती है, उस क्यूरी के अंदर सब कुछ सर्च करो रिगार्डिंग द मटेरियल। और मैं जो टाइनी माइस है, हम इसको कह देते हैं। अब आप इससे ना जो मर्जी सर्च करना, फिर ऑथर से या किसी भी चीज़ से MC माइस आपने ऑथर से सर्च करनी है, सो इट्स गोना बी लाइक टाइनी _MC mice.js। इसकी JS भी लिख लेते हैं अभी बैठ के, ताकि आपने जिस चीज़ से जैसे सर्च करना है वो आप इसको यहाँ पे पिक कर लो। अच्छा, ठीक है, सारा डेटा क्लास एडमिन के पास जाएगा। क्लास एडमिन से आप कुछ भी रिक्वेस्ट करके वो डेटा ले सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया, कुछ भी रिक्वेस्ट करके वो डेटा लिया जा सकता है, वो डेटा फेच किया जा सकता है। टेक्स्ट एरिया, अच्छा मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको कि ऐप मीडिया, वो डेटाबेस के पास जाएगा। डेटाबेस से एडमिन को एक्सेस मिलेगा, एडमिन से क्यूरी को जाएगा। क्यूरी क्या उठाएगी, टेक्स्ट एरिया डॉट JS। Now that's how gonna admin search। जी जी, सर ये समझा दें, ये बिल्कुल ही ऊपर से गया ये JS। जो अभी आपने मुझे कहा JS की क्यूरी है, ये क्यूरी अभी हम लिख लेते हैं। ठीक, टाइनी माइस के पास ना कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी के पास कुछ चीज़ें होती है जो एडमिन से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, या एडमिन इसको एक्सेस दे सकता है। आपने अभी कहा ना कि उसका टाइटल आएगा, उसका ऑथर नेम आ सकता है, ऑथर नेम से यस चलो सर, हमने कर दिया, फिर ISB नंबर हो गया, ISB नंबर से भी कर लिया, फुल टाइटल हो गया, आपने कहा एडिशन आ गया, या फिर उसके बाद उसके को ऑथर्स आ गए, एडिशन हो गया, फिर उसकी सिमिलर बुक्स हो गई या सिमिलर नेम से सारी बुक्स हो गई, वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ से हैंडल हो जाएंगी टाइनी माइस से। ठीक, अब जो भी मीडिया अपलोड हुआ होगा विद दीज काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एरिया में आपको सारा कुछ बता देगा कि भाई इस ऑथर के ये पब्लिकेशंस हैं, ये इसके किताब के नाम हैं, ये एडिशंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, ठीक है, इसका टेक्स्ट मीडिया मैं आपको मैं बताता हूँ इसका टेक्स्ट मीडिया कैसे लिखा रहता है। इसके हम टेक्स्ट मीडिया को लिख लेते हैं, ताकि आपके जो है ना ये वाला जो काम है वो आपको टेंशन ना दे। यहाँ पे आता हूँ और इसका टेक्स्ट मीडिया अगर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो टाइनी से ऐप से डायरेक्ट इधर। ठीक है, इसका टेक्स्ट मीडिया हम ऐड कर देते हैं। इसका टेक्स्ट मीडिया इसमें जाके इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं, सॉरी फोल्डर एक क्रिएट करते हैं जिसको हम रख लेते हैं JS। मैं पहले अंदर करने लगा था, लेकिन अंदर से हम टेक्स्ट मीडिया को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से इसको टोटल बार क्रिएट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इसकी फाइल बनेगी tiny_mc mice.js। ठीक हो गया।
इस टाइनी माइस की फाइल को ऐड करवा देते हैं फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के साथ। functional attributes of this tiny mice. Functional attributes of funct and function attributes. Attributes of tiny mice. Tiny mice में हमारे पास user search करके दे रहा है, so user strict strict टाइनी माइस से यहाँ पे डेटा आएगा, टाइनी माइस से डेटा इधर जाएगा और उसके डेटा को स्टोर करना है। नाउ वेरिएबल बनाता हूँ टैब का। टैब क्या करेगा, फंक्शन मुझे बताएगा जो फंक्शन मैंने ऊपर लिखा था, एलिमेंट एलिमेंट। इस एलिमेंट से हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो डेटा आया था this dot element is equals to data access of element। ये हो गया। अच्छा, ये किया क्या मैं बता देता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया क्यूरी का, मैंने क्यूरी का फंक्शन बनाया। उस क्यूरी के फंक्शन को ये बताया कि जो भी यूजर होगा, जो यूजर था हमारे इसमें, जो भी यूजर होगा एडमिन है इन केस ऑफ दिस, जो भी यूजर होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा। जो भी यहाँ पे रूल बनाए जाएंगे एडमिन के थ्रू वो उसको फॉलो अप करेगा। सो दिस एलिमेंट फंक्शन में एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट एडमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो भी चीज एडमिन के पास है वो एज अ फंक्शनल एट्रीब्यूट है, तो इस एलिमेंट की जो भी क्यूरी होगी वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होगी यूजिंग द एडमिन पैनल। जो भी एडमिन के पास राइट्स होंगे, चाहे वो उसको किसी भी चीज से सर्च करना चाह रहा है, वो वहां पे सर्च होके उसकी क्यूरी वगैरह यहाँ से निकल आएगी, वो उसको फॉल बैक नहीं करेगा। फॉल बैक ना करने की वजह से ये जो क्यूरी है, ये क्लास की क्यूरी जो है, ये एक्सेसिबल होगी हर जगह से जहां से भी हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी स्टैटिक फाइल्स के थ्रू। स्टैटिक फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे पास ना मॉडल्स लिखे तो होते हैं, लेकिन मॉडल्स कंप्लीटली ना वो काम नहीं कर रहे होते जो एक्चुअली हमें चाहिए होता है। मतलब कहने का ये है कि मॉडल्स में कोर्सेज या इस तरह की सारी चीज़ें एक्सेस होती हैं, लेकिन हम उनको एक्सेस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे होते। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एक रिसोर्स फाइल बना देते हैं। सो क्लास जहाँ पे हम सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, रिसोर्स मॉडल। अब रिसोर्सेस में क्या आएगा, कोर्स COURS, कोर्स इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट करैक्टर फील्ड। करैक्टर नहीं, अब यहाँ पे चीज चेंज करते हैं, करैक्टर फील्ड हर दफा नहीं, यहाँ पे मैं इसमें कहता हूँ कि कोर्सेज वही उठाओ जो कोर्सेज यूजर या टीचर ने रजिस्टर्ड किया है। सो कोर्सेज जो टीचर ने रजिस्टर्ड किया था वो टाइटल TITLE टाइटल इज इक्वल्स टू जो किताब उसने ली थी, मॉडल्स डॉट करैक्टर फील्ड उसका नेम। सो दैट इज गोना बी लाइक मैक्सिमम लेंथ में 100 दे देते हैं। सर ये रिसोर्सेज वो पड़े होंगे ना जो हमारी लाइब्रेरी में बुक्स मौजूद हैं? हाँ जी, ये वही रिसोर्सेज हैं। ओके। Now my description description of that book will be like tiny mice से हमने इसको लिया था, tiny mice मॉडल आ गया ऑटोमेटिकली। डॉट HTML फील्ड थी, yes HTML फील्ड थी। Now the link of that book, जो भी लिंक होगा बुक का, सो मॉडल डॉट URL फील्ड, yes URL फील्ड्स। अगर उसका कोई लिंक नहीं है तो ब्लैंक PLANK के ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू। और हमारे पास जो फाइल आएगी, फाइल कुड बी लाइक मॉडल्स
डॉट फाइल फील्ड, फाइल फील्ड जो भी अपलोड हो, अपलोड टू, कहाँ पे अपलोड करनी है? सो इट्स गोना बी लाइक, हम यहाँ पे मीडिया बना लेते हैं या फोटोज बना लेते हैं, फोटोज स्लैश कहाँ पे अपलोड होगी, so that's Y for the drive, M for the medium, कि उसका मीडिया क्या होगा, सॉरी मीडियम कहते हैं मीडिया, एंड D for the address, मतलब उसका जो नंबर होगा, एंड ब्लैंक इक्वल्स टू, अगर तो किसी ने ब्लैंक छोड़ना तो ब्लैंक भी छोड़ सकता है। सर एंड फाइल्स नहीं आ सकता था उधर, जिस तरह हमने इधर लास्ट प्रोजेक्ट में किया था, अपलोड टू करके आगे हाँ फाइल्स कर सकते थे, फाइल्स को। लेकिन अब ये सपोज करें ना कि अब आपने आपकी जो बुक है उसमें कोई सीडी भी, जैसे हम फाइनल थीसिस सबमिट करते हैं तो उसमें तो सीडी यस भी सर, आती है ना, तो सीडी का डेटा भी होता है। यस सर। तो हम यहाँ पे ठीक ठीक कुछ भी ड्राइव वगैरह अपलोड करनी है या कुछ भी अपलोड करना है, सो वो डिफाइन कर सकते हैं। सो डिफाइन ओके। यूनिकोड्स सेल्फ, रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट टाइटल, यस, कि उसका टाइटल क्या था बुक का, जो भी यूजर ने अपने पास सेव करने की रखी थी। शेरोज स्टैटिक फाइल्स वो अलग होती हैं जो बैकएंड पे यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे हम जो स्टैटिक फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़, ये वो फाइल्स हैं जो हम खुद अपने डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर रहे हैं। स्टैटिक फाइल क्योंकि वो सेटिंग्स में ऐड करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से हमने इस दफ़ा कोई चीज़ अभी सेटिंग्स में ऐड ही नहीं की। जैसे मैंने कहा कि इस LMS सिस्टम के अंदर बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो चेंज होंगे, क्योंकि वाकई एक वो LMS सिस्टम बन रहा है जो अभी तक मार्केट में नहीं बना। हम ट्राई ये करेंगे कि ये LMS सिस्टम वो है जो आप लोग बाद में अपने लिए सेल भी कर सको या अपनी मार्केट वैल्यू वर्थ बना सको। सो दिस गोना बी लाइक दैट LMS सिस्टम जो मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। और यस सर, फील भी हो रहा है कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे देखो कि क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि अब इसमें वो चीज़ें सारी हो रही हैं जो आप लोग खुद ऐड करवाते जा रहे हो। जैसे आप कोई भी चीज़ कहते हो हम चीज़ बीच में ऐड करते रहते हैं, हर चीज़ इसमें ऐड होती जा रही है, और इसमें अब प्रॉपर कोडिंग होती भी नज़र आ रही है कि अच्छे खासे लंबे लंबे कोड लिखना पड़ रहा है अब इसमें। यस सर। तो इसमें हर चीज़ का अलग एक मॉडल बनता है, हर चीज़ का एक अलग रिसोर्स बन रहा है, हर चीज़ मैप की जा रही है प्रॉपर्ली। अभी हम सिर्फ कोर्सेज के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोर्सेज में व्यूज़ हैं, व्यूज़ की URL है, फिर टेस्ट है, फिर इसके फॉर्म्स बनेंगे, फिर कैलेंडर बनना है, बुक बननी है, फिर इसी तरह सर एडमिन तो हम फॉर्म्स पे नहीं हमने काम किया सर, फॉर्म्स पे क्या होता है, यानी कि बेसिकली डेटा ऐड करते हैं। फॉर्म्स में सिर्फ डेटा ऐड करते हैं। मैं ये चाह रहा था कि पहले कोर्सेज कंप्लीट करके फिर हम फॉर्म्स वाली साइट पे आए। फॉर्म्स में ना ओके हम ओके। डेटा ऐड करते हैं, मतलब आपकी कोई बुक आई है या कोई यस भी सर। कोर्स में कोई भी आया डेटा आया है, तो हम सारा कुछ फॉर्म्स में ऐड करते हैं, हर चीज़ फॉर्मेशन में ऐड की जाती है। इट्स लाइक इट्स गोना बी ठीक। लाइक ना फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स में हम सिर्फ डेटा ऐड करते हैं। जैसे कोर्सेज वाला हमने सारा अभी काम कंप्लीट किया ना, सो कोर्सेज COURSES courses dot models 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 इंपोर्ट करूंगा यहाँ से। क्या चीज़ इंपोर्ट करूंगा? कोर्स, ये कोर्सेज की स्पेलिंग तो क्या हुआ, एक COURSES कोर्सेज ही तो है, ये क्यों नहीं उठा रहा? फ्रॉम कोर्सेज, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे उठा लेता हूँ। कोर्सेज, अच्छा जब कोई चीज़ डायरेक्ट ना पिक हो रही हो ना, तो आप इसको ऐसे पिक कर लो, डॉट असाइनमेंट। मॉडल। हाँ डॉट मॉडल देख के। अच्छा हमने अभी असाइनमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं बनाई, इसमें हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं और इसमें हमने रिसोर्स बनाया था। यस, दो चीज़ें बनाई हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूशन, हम कंट्रीब्यूशन करने लगे हैं क्योंकि अथेंटिकेशन किसकी, मॉडल्स की, उन मॉडल्स की जो कि हमें यूज़र खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। अब आपकी फिर आवाज कट रही कट है, रही है सर बहुत ज्यादा। फिर कट रही है। आप सही है? हेलो, तो स्टिल कट रही है?
ये बार बार जो है ना जूम आज जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसको ये काम करते हैं कि कंटिन्यू लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। मैं इसका कंप्लीट करता हूँ, ये वाली वीडियो आपके पास आ जाती है और इसके बाद वाली चीज़ें मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही, मैं ये सजेस्ट अगर सर आज यही इतना ही कर देते हाँ हैं मैं यही कह रहा हूँ, कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। मैं हसन यही कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको वैसे कंप्लीट करके ना, बाकी एक ही वाली वीडियो आपको मिल जाती है, इसके बाद वाली वीडियो बना के वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। फायर बेस्ड डेटाबेस कौन सा होता है? फायरबेस गूगल का होता है, करके मैं सुना था सर। गूगल का होता है। हम अगर फायरबेस डेटाबेस भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गूगल, ठीक सर। सर हमारा यानी कि हम इस पे जो डेटाबेस DBSQLite पे करेंगे ना, पीछे नहीं, बैठ हम के। उस पर कर लेते हैं, फायरबेस पे ले जाते हैं, या हम उसको अमेजोन के किसी भी डेटाबेस पे ले जाते हैं। नहीं नहीं सर, हम जिस तरह आप करा रहे हैं ठीक है सर। मैं सर जनरली मेरे दोस्त वगैरह बात कर रहे थे तो इसलिए पूछा था नहीं, सर आपने आपसे। जिस डेटाबेस पे जाना होगा ना, आप बता देना, हम सिर्फ उसको यहाँ पे शिफ्ट ही करना होगा, वो साथ ही शिफ्ट भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। उस वक्त